Hello students, in this video we are going to learn about empirical and molecular formula, principle of atom conservation and eugeometry. This is a continuation of mole concept, some basic concept of chemistry, class 11th, unit 1. So myself Bakhtiyar Khan, having 6 years of teaching experience. I've been training a student from 2016 onwards. So with this, let's begin our class. So first topic we are going to learn about is empirical and molecular formula. Let's understand what is empirical formula. Empirical formula represent the formula which represents the relative number of atoms in a molecule in its simplest form. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एक रिलेटिव नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल में बताता है, लेकिन वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म. वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगी, कैसे होता है. इट does not show the actual number of atoms in a molecule. वो एक उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में दिखाया नहीं जाता है. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि वैसा फॉर्मूला जो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और वो एक्चुअल नंबर को रिफ्लेक्ट ना करे किसी भी मॉलिक्यूल में. मैं एग्जांपल को समझाता हूँ, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेता हूँ. पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वो मैं समझता हूँ पहले, फिर आप लोगों को समझाता हूँ. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले समझ जाइए कि क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे. द फॉर्मूला represents number of atoms in its actual form. It shows the actual number of atoms present in a molecule. तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं. जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ग्लूकोज का फॉर्मूला है हमारे पास C6H12O6. ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ.
ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। लेकिन इफ यू आर राइटिंग ए एम्पेरिकल फॉर्मूला, वी आर ट्राइंग टू मेक इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 6 का मल्टीपल है, यहाँ पे C6H12O6, ये 6 का मल्टीपल है, C6H12O6 6 का मल्टीपल है। अगर हम इस पूरे एटम में जो कार्बन के एटम को 6 से डिवाइड कर दें, 12 को 6 से डिवाइड कर दें और O को 6 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या होगा वो देखिए। जब हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 6/6, H12/6, O6/6, तो हमारा फाइनल क्या आता है, CH2O। तो दिस रिप्रेजेंट एम्पेरिकल फॉर्मूला। So empirical and molecular formula and molecular formula is related to each other by whole number multiple. ये एक होल नंबर मल्टीपल से रिलेशन रखता है। तो कैसे कह सकते हैं कि ये होल नंबर मल्टीपल है। यहाँ पर होल नंबर मल्टीपल क्या है, यहाँ पर 6 होल नंबर मल्टीपल है, 6। तो होल नंबर मल्टीपल यहाँ पर क्या है, 6। तो हम कह सकते हैं कि n जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये इस तरह से रिलेशन होल्ड करेगा। तो ये n क्या है, n इज द होल नंबर, वेयर n इज होल नंबर मल्टीपल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो रिलेशन है वो एक होल नंबर मल्टीपल से रिलेटेड टू ईच अदर है। तो अगर मैं देखूं इसको एक्सप्लेन करूं और फर्दर, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये कंपाउंड है CH2O, तो CH2O को अगर हम 6 से गुना कर दें तो व्हाट वी विल गेट, C6H2 into 6 plus O6. So finally we get C6H12O6. तो ये हमारा क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी होल नंबर मल्टीपल से रिलेटेड होता है, राइट। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है and one more important formula, molecular formula is 2 times vapor density। vapor density क्या होता है, density of molecular formula into 2 times the vapor density। we have to remember this formula, right। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए गैस रिलेटिव टू दैट ऑफ ए हाइड्रोजन। तो ये हमारा वेपर डेंसिटी होता है कि किसी भी गैस का डेंसिटी रिलेटिव टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा वो हम लोग क्विकली देख लेते हैं। तो हम लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है और वो रिफ्लेक्ट ही करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है। उसका बाद हम लोगों ने पढ़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल।
जैसे एक एग्जांपल लिया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अगर हम उसमें एक कॉमन मल्टीपल निकालें तो 6 होता है इस कॉमन मल्टीपल, और उसको 6 से सारे एटम्स को डिवाइड कर दे तो वी गेट CH2O। तो CH2 क्या है, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। जिस नंबर से हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है वो एक होल नंबर मल्टीपल है, वो 6 है। तो n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला देखा, फिर हम लोगों ने उसके बाद वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला देखा। वेपर डेंसिटी में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो लेट्स बिगिन विद अ न्यूमेरिकल। अब हम लोग न्यूमेरिकल समझते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, चलिए रुक जाइए। तो हमारे पास एक सवाल है, इस सवाल को हम लोगों को इसमें क्या निकालना है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है। ये तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 30, फाइंड इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि परसेंटेज कितना है। तो 40 + 6.7 46.67। हम लोगों को देखना है कि 100% है या नहीं। अगर 100% नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वी टेक इट एज ऑक्सीजन। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर क्या मौजूद होगा, ऑक्सीजन होगा। इनऑर्गेनिक बाय डिफ़ॉल्ट वी टेक ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन एक एटम लेंगे, उसमें उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम, वो पहले निकालेंगे। वो कितना हो जाएगा, 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 - 40 + 6.67। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी गेट 100 - 46.67। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में 7 काटा 3, 9 में से 6 काटा 3, 53.33 वी गेट, 53.33% वी गेट। तो हम लोगों को परसेंटेज हम लोगों को ऑक्सीजन का निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम लोग 6 कॉलम वाला एक टेबल बनाएंगे, इस तरह से 6 कॉलम वाला एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, 6 कॉलम वाला एक टेबल बनाएंगे। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल को हम लोग इस तरह से, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। फिर इसके बाद परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज। फिर इसके बाद निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। फिर इसके बाद सिंपलेस्ट मोल रेशियो लिखेंगे, सिंपलेस्ट मोल रेशियो। देन वी टेक होल नंबर। ये 5 कॉलम हम लोगों को लिखना होगा। तो ये 5 कॉलम हम लोगों ने बना लिया। तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, उस एलिमेंट को लिखेंगे यहाँ पे। तो इस एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। हमारे पास पहले क्या है, कार्बन है, फिर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज कितना है, कार्बन 40 है, हाइड्रोजन 6.67 है। कार्बन 40 है और हाइड्रोजन 6.67 है और ये 53.33 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, इसके एटॉमिक वेट से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एक एटॉमिक वेट का भी कॉलम बना देते हैं। एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट
कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का 2 नहीं होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये एटॉमिक मास हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 40/12, 40/12, 6.67/1, 16/53.33। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 3.33, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6.67, और इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट, इसको उल्टा दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 53.33, 53.33 डिवाइडेड बाय 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3.33 के आसपास आएगा। अब सिंपलेस्ट मोल रेशियो को हम लोग निकालेंगे कैसे। सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालने का तरीका ये है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा में से ये है चाहे ये है छोटा, दोनों छोटा को क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नाउ वी गेट होल नंबर रेशियो कितना आ गया, 1 2 1 2 1। अप्रोक्सीमेट करके लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो अब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हम लोग को लिखना है तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा CHO CH2O, ये 1 है, ये 1 है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2O आ जाएगा, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ना है, इससे हम लोगों को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे। वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका वेट निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 12 प्लस 2 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, n निकाल देते हैं, होल नंबर मल्टीपल। तो n नंबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, तो ये कितना आ जाएगा, 30/30, क्वेश्चन में दिया हुआ ये 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि n तो 1 आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O इंटू 1, तो फाइनली वी गेट CH2O। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है, CH2O, राइट। होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि क्या है इसका मतलब, ये प्रॉब्लम कैसे बना, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों को देखना है कि कार्बन हाइड्रोजन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, और उसमें अगर 100 नहीं पूर रहा है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल के 53.33 निकाल लेंगे, जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है वो हम लोग लिख लेंगे, और 6 कॉलम बनाएंगे, एक हम लोग एलिमेंट का बनाएंगे, एक परसेंटेज का, एटॉमिक वेट का, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स का, सिंपलेस्ट मोल रेशियो, फिर होल नंबर का। CHO लिखेंगे, सबका परसेंटेज लिखेंगे, एटॉमिक वेट, और मोल्स निकालने आता है, ये लास्ट सेशन देख लीजिए लेक्चर 2, उसमें मोल्स हम लोगों ने कैसे निकाला था, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये परसेंटेज वेट इन ग्राम ही है, तो 40/12 6.6, तो हमारा फाइनली सबको सिंप्लीफाई, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे, इसमें से जो छोटा रहेगा उसको सबसे डिवाइड कर देना, 1 2 1 2 1,
तो वी गेट द होल नंबर रेशियो एंड फाइनली वी गॉट एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n निकाल देंगे और हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेराइव कर लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे बोला जा रहा है कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट 0.290 ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen and oxygen on complete combustion yield 0.6 gram of CO2 and 0.267 gram of H2O। वेपर डेंसिटी दे दिया गया है हमारे कंपाउंड का 29। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर तो परसेंटेज दिया हुआ है नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर करना क्या है, कैलकुलेट ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। पहले कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं। तो हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ 0.66 ग्राम ऑफ CO2 हमारे पास मौजूद है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CO2 का हम लोग को एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है और इसका 16 × 2। तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 32 दैट इज 44 ग्राम। 32 दैट इज 44 ग्राम, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 हो गया। हम लोगों को परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस 44 ग्राम में कितना कार्बन अटैच्ड है, कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है, 12। तो हम कह सकते हैं कि 44 ग्राम हैज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, राइट। अगर 1 ग्राम ऑफ CO2 अगर लिखें, CO2 हैज कितना, 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ 0.66 ग्राम ऑफ CO2, 0.66 ग्राम ऑफ CO2 में कितना कार्बन है वो निकाल देते हैं, 12/44 इंटू 0.66। तो अगर हम इसको डिवाइड करते तो वी गेट अराउंड 0.18 ग्राम। अब हम लोगों को आ गया कि 0.66 ग्राम में कितना कार्बन है वो मौजूद, हम लोगों को पता चल गया कि 0.6 CO2 में कितना। अब हम लोग को परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाई, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दिया हुआ है 0.29। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हमारे पास 0.290 है। तो उसको डिवाइड करते हैं और परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। 0.290 तो हमारा ये राउंड ऑफ करके आता है 62.1%। तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया। ठीक उसी तरह कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हम लोगों को वाटर का डेटा दिया हुआ है। तो वाटर का सबसे पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2O। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कैसे निकलता है, 2 × 1 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये 18 ग्राम हो गया। हम लोगों को पता है कि 18 ग्राम ऑफ H2O हैज़ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम H2O का कितना होगा, हैज़ कितना ग्राम, 2/18। ठीक उसी तरह 0.27 ग्राम ऑफ H2O में कितना होगा, 0.27 ग्राम ऑफ H2O हैज़ कितना, 2/18 इंटू 0.27। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 0.03 ग्राम। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है,
परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है, जो वेट हमारा आया हाइड्रोजन का उसको हम लोग को डिवाइड करेंगे किससे, कंपाउंड के वेट से। कंपाउंड का वेट कितना है 0.290 0.290 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो फाइनली वी विल गेट, इसका मैंने कैलकुलेट करके रखा है 10.34। तो हमारे पास क्या क्या आया, कौन कौन सा परसेंटेज हमारे पास हाइड्रोजन का निकल गया, हमारे पास कार्बन का निकल गया, और हमारे पास कंपाउंड में क्या क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकलेगा, 100 से माइनस कर देंगे दोनों को जोड़ करके, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 100 माइनस 10.34 प्लस, जब हम करेंगे और ये हमारा कितना आ जाएगा 62.1। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा 27.56%। अब ये हमारा पुराना प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका परसेंटेज लिखेंगे और ऊपर से फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट लिखेंगे कि एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, एलिमेंट, फिर उसके बाद परसेंटेज लिखेंगे, फिर उसके बाद एटॉमिक वेट लिखेंगे, फिर इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशियो लिखेंगे, मोल रेशियो। अगर हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको होल नंबर रेशियो में लिखेंगे, होल नंबर रेशियो में लिखेंगे, राइट। चलिए अब हम लोग क्या, हमारे पास क्या क्या कंपाउंड है वो लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 27.56, हाइड्रोजन का कितना आया था, हाइड्रोजन का था 10.34 और उसका कितना था 62.1, तो ये था 62.1 और ये था 10.34। एटॉमिक वेट कितना है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना 1, ऑक्सीजन का 16। अब इसको डिवाइड करते हैं, 62.1 डिवाइडेड बाई 12, 10.34 डिवाइडेड बाई 1, 27.56 डिवाइडेड बाई 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5.17 और ये हमारे पास आ जाएगा 10.26 और ये हमारे पास आ जाएगा 1.72। इसमें से जो छोटा है सबको उससे छोटा से डिवाइड करना है, सबसे छोटा यही है हमारे पास, इसको डिवाइड करना है सबसे और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है 1.72, 10.26 डिवाइडेड बाय 1.72, 1.72 डिवाइडेड बाय 1.72। फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 3 आ रहा है, ये 5.96 आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं 1। तो आप इसका होल नंबर रेशियो कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इसको 6, इसको 1, राइट। अब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना और हमारे पास क्या दिया है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले क्या निकालेंगे, हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना हो जाएगा वो निकालते हैं पहले। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 12 या 36 प्लस 6 प्लस 16, 16 6 22 और 1 58 आ गया हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना है,
हम लोगों को पता है कि मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या तरीका है। मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या तरीका है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 29 दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी हमारे पास कितना है, 29। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 29, ये हो जाएगा 58। अब हम लोग क्या करेंगे, n को निकालना पड़ेगा। n जो होल नंबर रेशियो है वो निकालना पड़ेगा। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 58 डिवाइडेड बाय 58, ये 1 के बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n हो जाएगा। n कितना, 1 है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है हमारे पास, तो C3H6O है, C3H6O, C3H6O इंटू 1। तो फाइनली हमारा कंपाउंड का क्या आएगा, C3H6O। तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा, 2 क्वेश्चन देखा इनफैक्ट, और इससे हम लोगों ने पता किया कि किस तरह से बनता है सवाल। तो इस तरह का भी सवाल आप देख लीजिए कि जिसमें परसेंटेज ना दिया हो तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, सारा यही सेटअप रहेगा। ठीक है, तो सारे प्रॉब्लम में एक ही तरह से लगता है, बस आपको देखना है कि परसेंटेज नहीं दिया हो तो परसेंटेज कैलकुलेट करना है। और एक टाइप हमारे पास ये है जिसमें परसेंटेज दिया हुआ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जिसको हम लोग POAC भी बोलते हैं, POAC। इसका क्या नाम है, P.O.A.C, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन या POAC बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों को क्या यूज़ करना होता है, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस में रिक्वायर्ड नहीं है। क्या है, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें बैलेंसिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तभी लगा सकते हैं जब आपका एटम बैलेंस नहीं हो रहा है, आपको डिफिकल्ट हो रहा है बैलेंसिंग करने में, ठीक है। नहीं तो हम लोग स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उससे सवाल थोड़ा सा आसान मेथड है। वो थोड़ा सा उसमें स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है कि उसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। समटाइम एग्जामिनेशन के समय क्या होता है कि कोई इक्वेशन ऐसा होता है जो बैलेंस नहीं हो पाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हमारे रेस्क्यू के लिए आता है, और हम लोग इस मेथड से विदाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन किसी भी कंपाउंड का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चाहे यूडियोमेट्रिक गैस एनालिसिस हो या कोई मोल्स निकालने के लिए बोला जा रहा है किसी भी कंपाउंड में, या नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग इसको प्रिंसिपल एटम कंजर्वेशन से बहुत सिंपलेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें क्या ज़रूरत होता है कि इसमें एटम कंजर्व होता है। इन दिस प्रिंसिपल एटम इज कंजर्व्ड, एटम्स इज कंजर्व्ड। एटम कंजर्व होता है। इफ एटम कंजर्व होता है देन मोल्स इज ऑल्सो कंजर्व्ड। एटम इज कंजर्व्ड देन मोल्स इज ऑल्सो कंजर्व्ड। देन moles is also conserved, right?
बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें एटम का कंजर्वेशन होगा तभी लगाना है। अगर एटम कंजर्व नहीं हो रहा है तो उसमें आप लोगों को नहीं लगा सकते। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल हम लेते हैं, KClO3 है, पोटेशियम क्लोराइड है जिसको बोलते हैं। ये टूटता है KCl में और प्लस O2 में टूटता है, राइट। इसमें अगर हम लोगों को पूछा जाए कि ये कितना अमाउंट ऑफ KCl प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इस रिएक्शन में, तो हम लोगों को प्रिंसिपल एटम कंजर्वेशन से क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल किसी पर्टिकुलर एटम पर जो कंजर्व हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए K यहाँ पर कंजर्व हो रहा है, O भी कंजर्व हो रहा है, Cl भी कंजर्व, सब कंजर्व हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई एक ऐसा एटम जो कंजर्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, POC नहीं लगा सकते, राइट राइट। तो अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, अप्लाई POAC फॉर K एटम्स। तो यहाँ पर K एटम्स के लिए अगर हम लोग POC लगाने बैठे हैं तो कैसे लगाएंगे, मोल ऑफ K एटम्स, मोल्स ऑफ K एटम्स इन रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। मोल ऑफ K एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ K एटम्स इन प्रोडक्ट। अगर हम इसको गौर से देखें तो KClO3 क्या है, KClO3 में 1 मोल KClO3 में कितना मोल एटम ऑफ K है, 1 है। तो 1 मोल ऑफ KClO3 contains 1 mole of K atoms, 1 contains 1 मोल contains 1 मोल of K atoms। ठीक उसी तरह अगर हम लोग देखें KCl में कितना है, 1 मोल KCl का 1 मोल ऑफ KCl कितना कंटेन कर रहा है, 1 मोल ऑफ K एटम contains 1 मोल ऑफ K एटम्स। तो हम कह सकते हैं कि 1 into, then we can say, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 into moles of KClO3 is equal to 1 into moles of KCl, राइट। तो अगर हमारे पास कोई भी डेटा दिया रहेगा KClO3 के बारे में तो हम लोग मोल्स ऑफ KCl आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हम लोग लगाते हैं। अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन O के लिए लगाएं उस पर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना होगा, दूसरा अगर हम फंडामेंटल लें कि हम लोग KClO3 में O पर लगाते हैं, अप्लाई POC, अप्लाई POAC फॉर ऑक्सीजन एटम। इस पर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं POAC तो कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, KClO3 गिव KCl प्लस O2। ऑक्सीजन एटम पर लगाते हैं तो 1 मोल हमारा कितना है KClO3, 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन्स कितना, 3 मोल एटम ऑफ O, 3 मोल O एटम, 3 मोल ऑफ O एटम्स। और 1 मोल O2 में, 1 मोल O2 हमारे पास कंटेन 2 मोल ऑफ O एटम्स। तो हम कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं कि 3 into moles of KClO3 is equal to 2 into moles of O2, राइट। इस तरह से हम लोग
कह सकते हैं। टू इंटू मोल्स ऑफ O2। तो ये हमारे पास फंडामेंटल है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का। जहाँ एटम कंजर्व होता है तो वहाँ मोल भी कंजर्व होता है, जहाँ एटम कंजर्व होता है वहाँ मोल भी कंजर्व होता है। तो याद रखेंगे हम लोग कि जहाँ एटम कंजर्व होता है वहाँ मोल भी कंजर्व होता है। तो चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू, तो हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनता है ये सवाल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोगों को ये सवाल दिया गया है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ HSNO इन 5 मोल ऑफ H2SO4। तो ये हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितना मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन है, क्योंकि पहले हाइड्रोजन का निकालना है। कंटेन्स 2 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 मोल का, तो 5 मोल कितना कंटेन करेगा? 5 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन 10 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। इसमें कितना मोल है? 10 मोल अटैच्ड है। तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास 10 मोल है। तो अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहें तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा? 10 मोल एटम है तो 10 को किससे गुना करना पड़ेगा? 10 मोल एटम का मतलब क्या होता है? 10 मोल एटम का मतलब क्या होता है? 10 मोल एटम्स, इसका मतलब क्या होता है? 10 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। फाइनली वी गेट, राइट। तो ये हमारा एटम आया, किसका? नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक उसी तरह हम लोग कर सकते हैं किसके लिए? सल्फर के लिए। तो सल्फर के लिए POC लगाते हैं। तो सल्फर के लिए POC कैसे लगेगा? तो 1 मोल ऑफ H2SO4 कितना कंटेन करता है सल्फर? कंटेन 1 मोल, कंटेन्स 1 मोल एटम ऑफ सल्फर। क्योंकि यहाँ पर सल्फर कितना है? एक है, एक सल्फर है, तो ये 1 मोल एटम हुआ। सवाल हमारे पास क्या? 5 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 5 मोल एटम हो जाएगा, S हो जाएगा। अगर हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है S का, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ S निकालना है तो 5 मोल एटम हो जाएगा। और 5 मोल एटम्स का मतलब क्या होता है? मोल एटम्स का मतलब क्या होता है? मोल एटम का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, राइट। चलते हैं ऑक्सीजन का निकालते हैं। ओके, 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन 4, यहाँ पर 4 है, कंटेन 4 मोल एटम ऑफ O। अगर हमको 5 मोल निकालना है तो कितना कंटेन करता है? 5 इंटू 4 मोल एटम, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मोल एटम्स ऑफ O। अगर हम लोग को नंबर ऑफ एटम निकालना है तो 20 मोल एटम है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये था हमारा POC लगा करके हम लोगों ने सॉल्व किया। एक सवाल और देखते हैं हम लोग, इससे हम लोगों को और आइडिया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा करके मैंने ये सवाल को सॉल्व किया। तो
जब हम लोग किसी रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम को देखेंगे तो उसमें कैसे लगाते हैं वो भी आपको सिखा दिया जाएगा अभी थोड़े देर के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी का, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का। हमारे पास ये सवाल है, इसमें बोला जा रहा हमें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और उस एटम का वेट बताना है इन 50 ग्राम ऑफ CuCO3। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका मोल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। आपको अगर वेट इन ग्राम दिया है तो आप लोग क्या निकालना है, सबसे पहले मोल। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला होता है। वेट इन ग्राम कितना है 50, CuCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 तिया 48, ये टोटल 100 आता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100, यानी कि 1/2 दैट इज 0.5 मोल। अप्लाइंग POAC हम लोग लगाते हैं क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन आइटम चाहिए। तो अप्लाई POAC फॉर ऑक्सीजन एटम्स इन CaCO3, इस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे कि 1 मोल ऑफ CuCO3 के पास कितना मोल एटम है, 3 मोल एटम ऑफ O कंटेन्स 3 मोल एटम्स ऑफ O, राइट। लेकिन हमारे पास मोल कितना आया 0.5 मोल आया, हमारे पास मोल कितना है 0.5 है। तो 0.5 मोल ऑफ CuCO3 कंटेन्स कितना मोल होगा, 0.5 इंटू 3 मोल एटम्स ऑफ O। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मोल एटम्स ऑफ, ये मोल एटम हमारे पास कितना। अब हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितना आया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आया हमारे पास 1.5 मोल एटम्स आया। और मोल एटम का मतलब क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो विल गेट 9.033 इंटू 10⁻23। हम लोगों को क्या निकालना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना, वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट ऑफ O। नंबर ऑफ मोल कितना है हमारे पास 0.5 नहीं 1.5 आया, तो 1.5 इंटू एटॉमिक वेट कितना 16, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 16 5 80 की हाथ मारा 8 24 यानी कि 24। तो 24 हमारे पास इसका वेट आ गया, वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पर। अब हम लोग यूडियोमेट्री की तरफ मूव करते हैं एंड स्टोकियोमेट्री की तरफ मूव करते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से POC वहाँ पर भी लगाया जाता है और स्टोकियोमेट्री से कैसे बनाया जाता है। तो लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्टोकियोमेट्री एंड यूडियोमेट्री।
पहले स्टोइकियोमेट्री को समझते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो होता है, ये क्या होता है कि स्टोइकियोमेट्री जो हम लोग कैलकुलेशन लगा सकते हैं, इन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग क्या लेते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस इज एसेंशियल ठीक है एंड बैलेंस्ड केमिकल reactions provides quantitative details of reactant and products। ये क्वांटिटेटिव डिटेल्स प्रोवाइड करता है हम लोगों को बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, A B give some product, राइट, कोई प्रोडक्ट दे रहा है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगा, ये A जो टर्म है, इस A से जो है ये B जो टर्म है, दिस आर कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोगों को बताता है कि कितना रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड हुआ है, या कितना मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हुआ है, या कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ है इफ गैस इज देयर। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितना नंबर ऑफ मोल्स और कितना नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है। यूडियोमेट्री क्या होता है, वो गैस एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। अगर यही चीज स्टोइकियोमेट्री का अगर हम लोग गैस एप्लीकेशन में करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है यूडियोमेट्री। ठीक है, इसको स्पेशल जो भी गैसेस रिएक्शंस होता है उसको यूडियोमेट्रिक ट्यूब में किया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है यूडियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन calculations for gas analysis is यूडियोमेट्री, राइट। जैसे कि हमारे पास एक सवाल है, जैसे कि हमारे पे एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि स्टोइकियोमेट्री में कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, H2 ये गैस प्लस ऑक्सीजन ये गैस, ये दे रहा है हमें क्या, 2H2O दे रहा है, राइट। बैलेंस करना तो कर दीजिए, 2H2। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल लिखें, तब इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये कैसे लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल plus 1 molecule give 2 molecule of H2O, of O2, of hydrogen। मतलब 2 mole of hydrogen combined with 1 molecule of hydrogen, molecules of hydrogen which gives 2 molecule of H2O। अगर हम इसको मॉलिक्यूल के टर्म में एक्सप्रेस करें, इसी मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग एवोगैड्रो में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 2 into number of moles of 2 into number of molecules of atoms, molecules of 2 into molecules of hydrogen। उसी तरह इसको भी कर सकते हैं, 1 into Na
ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी कर सकते हैं 2 इंटू Na ऑफ H2O। Na क्या है हमारा? अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर। तो ये क्या बता रहा है कि 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन combines with Na molecules of oxygen to give 2 into Na molecules of water। तो ये हमारा, ये भी गैसियस है, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अगर हम इसी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ मोल लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मोल अगर लिखना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ मोल लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 moles of H2, 1 moles of O2 give 2 moles of H2। इसी को एक्सप्रेस करना चाहे इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास करना चाहे तो, इन टर्म्स ऑफ मास करना चाहे तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 इंटू मास ऑफ H2O। अगर इसी चीज को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? 1 मोल जो होता है कोई भी गैस कितना कंबाइन करता है? 22.4। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 into 22.4 liter of oxygen to give 2 into 22.4 liter of water vapor। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से मॉलिक्यूल के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कर सकते हैं। जिससे किसी एक का डेटा दिया रहेगा, दूसरे का डेटा हम लोगों को निकालने के लिए बोला जाएगा। चाहे हाइड्रोजन का दिया रहेगा डेटा, हम लोगों को वाटर वेपर निकालने के लिए बोला जाएगा। तो हम लोग स्टोइकियोमेट्री की मदद से, रिमेंबर कि स्टोइकियोमेट्री में हम लोग क्या करना है? बैलेंस केमिकल रिएक्शंस करना है। विदाउट बैलेंस केमिकल रिएक्शंस हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। तो ये था हमारा स्टोइकियोमेट्री। अब यूडियोमेट्री देखते हैं कि किस पर होता है। यूडियोमेट्री क्या होता है? ठीक है, तो यूडियोमेट्री क्या बोलता है? यूडियोमेट्री ये बोलता है इट इज बेस्ड ऑन एवोगाड्रो लॉ, इट इज बेस्ड ऑन एवोगाड्रो लॉ। ये बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस contains equal number of molecules, equal number of molecules or moles। जैसे हमारे पास एक इक्वेशंस है, A गैस है, B गैस है, ये C हमारे पास क्या दे रहा है? गैस, और D भी गैस दे रहा है। तो इसको हम लोग यूडियोमेट्री के टर्म्स में, यूडियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए कैसे करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा A वॉल्यूम अगर इसका ऑक्युपाई कर रहा है और इसका B वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, इसका B वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, इसका C वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, और इसका D वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं कि A मोल B मोल के साथ कंबाइन कर रहा है और दे रहा है हमें C मोल और D मोल।
तो यही यूडियोमेट्री है। तो यूडियोमेट्री बिल्कुल स्टोइकियोमेट्री की तरह है, हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशंस को, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं और वॉल्यूम को हम लोग मोल के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए मोल्स के टर्म में भी एक्सप्रेस किया, मोल के टर्म में भी एक्सप्रेस किया और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में एक्सप्रेस किया। एक मोल ऑफ गैस एट एनटीपी और या एसटीपी कितना कंबाइन करता है 22.4 लीटर। यहाँ पर लिख देते हैं कि एक मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंटेन्स 22.4 लीटर, राइट। इसको ध्यान रखना है। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सवाल को लोग देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मच जिंक शुड बी ट्रीटेड विद एक्सेस डाइल्यूट एसिड टू ऑब्टेन 2.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बनेंगे। Zn प्लस HCl, ये कितना दे रहा है हमें, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशंस करेंगे। यहाँ पर जिंक एक है, जिंक है, क्लोरीन एक है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर लिया। अब हम लोग लगाएंगे स्टोइकियोमेट्री, अप्लाई स्टोइकियोमेट्री। अब हम लोग स्टोइकियोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। यहाँ पर देखिए कि इस जिंक का 1 मोल, इसका हाइड्रोजन का 1 मोल ऑब्टेन हो रहा है। हम लोगों को जिंक के बारे में पूछा गया है और हाइड्रोजन का डेटा हम लोगों को दे दिया गया है, राइट। तो हम लोग दो स्पीसीज में हमें दो स्पीसीज का, एक रिएक्टेंट का और एक प्रोडक्ट का हम लोग को जानकारी है। तो अब हम लोग इस पर स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं। स्टोइकियोमेट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 मोल जिंक का प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ H2, ये प्रोड्यूस कर रहा है। एक मोलिक्यूल, एक मोल जिंक का 1 मोल H2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का दिया हुआ 2.24 लीटर दिया हुआ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन at STP divided by मोलार वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या बना, 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4, ये 10 ऊपर गया, नीचे 100 गया, ये कैंसिल 1 तो हमारे पास कितना बचा, 0.1 मोल बचा। 1 मोल जिंक से हमारा प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल हाइड्रोजन, तो 0.1 से कितना प्रोड्यूस होगा, तो 0.1 मोल ऑफ जिंक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 0.1 मोल। 0.1 मोल ऑफ जिंक is required to produce 0.1 mole of hydrogen, right? हम लोगों को पूछा गया है कि वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालिए, वेट ऑफ हाउ मच जिंक का वेट निकालना है। तो जिंक का तो मोल पता चल गया, तो वेट निकालना बहुत आसान है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक इज इक्वल टू वेट ऑफ जिंक बाय एटॉमिक वेट ऑफ जिंक। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया हमारे पास, 0.1 आया। वेट ऑफ जिंक हम लोगों को निकालना है, और इसका कितना होता है एटॉमिक वेट, 65.38 होता है, 65.38 होता है। तो जब हम लोग इसका गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वेट ऑफ जिंक, ये कितना हो जाएगा 65.38 इंटू 0.1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.538 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग को स्टोइकियोमेट्री लगाना है। स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को
बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना, फिर उसमें देखना है कि कितना मोल रिएक्ट कर रहा है और कितना ये कर रहा है। यहाँ पर POC नहीं लगा सकते क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन जिंक का है, यहाँ पर जिंक कंजर्व नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर जिंक कंजर्व यहाँ पे हो रहा है तो लेकिन हमको इसका डेटा नहीं मालूम है, तो हम लोग यहाँ पर POC नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर इसका डेटा दिया रहता तो हम लोग आराम से निकाल सकते थे। तो ये सवाल को हम लोग स्टोकियोमेट्री से ही करते हैं। चलिए दूसरी सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरे सवाल की तरफ। इस सवाल में देखिए क्या बोलना चाह रहा है। इसमें बोलना चाह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ जिंक वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनफ हाइड्रोजन टू रेड्यूस कंप्लीटली 7.95 ग्राम ऑफ CuO। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे। तो जिंक प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन, तो जिंक मेटल और एसिड का जब रिएक्शन होता है, मेटल एंड एसिड का जब रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है, ये क्या देगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ इक्वेशन बैलेंस। अब ये जो हाइड्रोजन है ये यूज हो रहा है टू रिड्यूस कंप्लीटली CuO को रिड्यूस किया जा रहा है विद दिस हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये Cu बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो उस मोल्स के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये भी इक्वेशन बैलेंस है, ये भी इक्वेशन बैलेंस है, दोनों इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो डेटा दिया हुआ है 7.95 ग्राम CuO का डेटा हमारे पास दिया हुआ है। तो CuO का सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuO। तो CuO का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 63.55 कॉपर का होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। जब इसको प्लस करेंगे तो वी गेट 79.5 ग्राम, राइट। अब हमारे पास वेट इन ग्राम किसका दिया हुआ, CuO का दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ CuO बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuO। वेट इन ग्राम कितना है, 7.95 डिवाइडेड बाय 79.5। इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 होगा, ये 100 होगा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0.1 मोल, राइट। तो हमारा यहाँ पर हम लोग स्टोकियोमेट्री से लिख सकते हैं, यहाँ से स्टोकियोमेट्री से हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टोकियोमेट्री से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल CuO combines with 1 mole of H2, 1 mole of H2। तो 0.1 मोल कितना हो जाएगा, CuO कंबाइन करेंगे तो कंबाइंस विथ 0.1 मोल ऑफ H2, राइट। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिल गया, तो हम लोग इसका वेट निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, वेट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.1 इंटू 2 दैट इज 0.2। तो हमें नंबर ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन मिल गया 0.2 ग्राम। जब 0.2 ग्राम हाइड्रोजन हमें मिल गया तो यहाँ पर जितना 0.2 प्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ पर भी उतना ही प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। ये यहाँ से जितना प्रोड्यूस होगा उतना ये कंज्यूम होगा। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, अब यहाँ पर से लिख सकते हैं, स्टोकियोमेट्री इस पे लगाते हैं, इस पे स्टोकियोमेट्री लगाते हैं, इस पर स्टोकियोमेट्री लगाते हैं। इस पे कैसे होता है कि 1
मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूस कितना कर रहा है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हुआ है? 0.1 हुआ है। तो यहाँ पर 0.1 मोल हाइड्रोजन कितने से प्रोड्यूस हुआ होगा? ऑब्वियसली 0.1 मोल से ही प्रोड्यूस हुआ होगा। 0.1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से ही जो प्रोड्यूस हुआ है वो 0.1 मोल ऑफ जिंक से ही प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री दोनों का सेम है। बैलेंस करने के बाद हमारे पास जितना जिंक का नंबर ऑफ मोल्स है उतना हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स है। तो ऑब्वियसली जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ होगा उतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन उतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक हमारा यूज हुआ होगा। तो हम लोग क्या करना है? वेट निकालना। तो हमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकल गया जिंक का कि कितना नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम लोग वेट ऑफ जिंक निकाल देते हैं। वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक इनटू एटॉमिक वेट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू जिंक का होता है एटॉमिक वेट 65.38, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 6.538 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो गया 6.538। तो वेट ऑफ जिंक हमारा कितना यूज हुआ? 6.538 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं जिसमें स्टोइकियोमेट्री और यूडोमेट्री दोनों लगा सकते हैं, तो वो सवाल को हम लोग लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल हमारे पास है, इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से स्टोइकियोमेट्री और पीओसी को दोनों तरीके से हम लोग किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं कि एक सैंपल दिया हुआ है KClO3 का, जो डिकम्पोज होने के बाद 448 ml ऑफ ऑक्सीजन एटम एट NTP प्रोड्यूस करता है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस पहले हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना है, वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट NTP, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP बाय मोलार वॉल्यूम, अब हम लोग NTP नहीं लेते, अब हम लोग STP लेते हैं, तो इसको काट ही देते हैं, STP कर देते हैं सीधा, STP एट STP। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 448 डिवाइडेड बाय 22400। लीटर को कन्वर्ट करना है ml में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 224 2 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.02 मोल। हम लोगों को पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml होता है। ठीक है, तो हमारे पास 0.02 मोल हमारे पास ऑक्सीजन आ गया। हमें बोला जा रहा है वेट निकालने के लिए, तो वेट कैसे निकलेगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट 0.02 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा? 32 बाय 0.32, 16 में कितना हो जाएगा? 16 टू 32 हो जाएगा भाई। ऑक्सीजन है ना, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का क्या होता है? 16 टू 32, तो 32 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 64, तो ये हो जाएगा 0.64 ग्राम। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनल टेकन, इसको हम लोग क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्री से भी सॉल्व करते हैं और POAC लगा के भी करते हैं। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करते हैं, वेट ऑफ KClO3 निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री से कैसे करेंगे? ठीक है, तो KClO3 टूट रहा है किस तरह से? KCl प्लस O2। स्टोइकियोमेट्री लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है,
यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर 3 लगाते हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 KCl है तो यहाँ पर 2 KCl हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या पता करना है? वेट ऑफ KClO3। तो 2 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ O2, राइट। तो हम लोगों को 1 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगेगा? 1 मोल ऑफ KClO3 अगर निकालना है तो प्रोड्यूस करेगा 3/2 मोल ऑफ O2। मोल ऑफ O2 हम लोग निकाल चुके हैं कितना? 0.02। तो यहाँ पर से हम लोग 0.02 ऑलरेडी निकाल चुके हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 3/2 इंटू 0.02, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 3 इंटू 2/2 इंटू 100, ये खत्म, ये खत्म, ये कितना हो जाएगा? 0.03 मोल ऑफ O2, राइट। तो 1 मोल से 0.3 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। हम लोगों को वेट ऑफ KClO3 निकालना है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो हमारे पास कितना मोल बना? ये मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। इसका क्या होगा कि यहाँ से कितना मोल बना हमारे पास? यहाँ से हमारे पास जो मोल बना, 1 मोल से हमारा कितना बना? हमारा कितना प्रोड्यूस हुआ? 1.5 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस हुआ। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है? वो कितना दिया हुआ है? 0.02 मोल। तो अगर हम लिखना चाहें कि 1.5 मोल of oxygen is produced from 1 mole of KClO3, right? तो हमारे पास कितना मोल है? 0.02 मोल के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 0.2 मोल ऑफ O2 के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस प्रोड्यूस फ्रॉम 1/1.5 इंटू 0.02। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.02 डिवाइडेड बाय 1.5। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.0133 मोल ऑफ KClO3। हम लोग को इसका वेट चाहिए, तो इसका वेट कैसे निकालेंगे? इसका वेट ऑफ KClO3 कैसे निकलेगा? यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं वेट ऑफ KClO3, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3। तो वो कितना हो जाएगा? वो निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना है? 0.0133 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 कितना है? KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, K का 39 होता है, 39 प्लस 35.5 प्लस 48। इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 122.5। तो इसको गुना करेंगे 122.5 से, और जब इसको गुना करेंगे 122.5 से तो वी गेट अराउंड 1.634 ग्राम। तो ये था स्टोइकोमेट्री से सवाल को सॉल्व करना। अब इसका देखिए कि अगर हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं POAC, तो POAC में कैसे करेंगे? POAC, अप्लाइंग POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो KClO3 गिव KCl प्लस O2। इसमें बैलेंस इक्वेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करना है? कंजर्व जो एटम है उस पर लगाना है। हम लोग को किसके बारे में जानकारी ज़्यादा है?
हम लोगों को O2 को जानकारी ज़्यादा है और उस पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम लगाते हैं। अप्लाई POAC फॉर ऑक्सीजन एटम। जब ऑक्सीजन एटम पर हम लोग लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे? यहाँ 1 मोल KClO3 में 3 मोल एटम ऑफ O2 है। 3 मोल एटम्स ऑफ O in 1 mole of KClO3 is equal to 2 mole atoms of O in 1 mole of O2। 1 मोल KClO3 में 3 मोल एटम ऑफ O है और 1 मोल O एटम में 2 मोल एटम ऑफ O है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। सॉल्व करते हैं इसको। तो मोल्स ऑफ KClO3 निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू मोल्स ऑफ O2 हम लोग पहले निकाल चुके हैं 0.02। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 2/3 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.0 ये आएगा हमारे पास आंसर 0.0133। वेट ऑफ KClO3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट से गुना करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 0.0133 इंटू 122.5 122.5 इसको गुना करते हैं 1 तो ये भी हमारा उतना ही आ रहा 1.634 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि स्टोकियोमेट्री से हम लोगों ने बनाया, स्टोकियोमेट्री से बनाया और फिर हम लोगों ने हमारा जो आंसर आया वो यहाँ पर भी वही आया और POC लगा करके हमारा भी आंसर वही आया। तो चलते हैं हम लोग तीसरा प्रॉब्लम की तरफ। वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस। चलिए अब वेट ऑफ KCl निकालते हैं। वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस, इसको कैसे निकालना है देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर स्टोकियोमेट्री से सॉल्व करते हैं। स्टोकियोमेट्री से कितना हो जाएगा? KClO3 गिव KCl प्लस 3O2 ये 2KCl2। यहाँ पर कितना है? 2 मोल्स ऑफ KClO3 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ KCl। अगर 1 मोल बोले तो कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 मोल ऑफ KCl। क्योंकि हमारे पास कितना है? 0.013 मोल है। 0.013 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 0.0133 कितना प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस 0.0133 मोल ऑफ KCl, राइट। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? वेट निकालना है हम लोगों को। वेट ऑफ KCl कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितना? 0.0133 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है?
इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 122 एक मिनट होल्ड कीजिए। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा KCl का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 39 प्लस 35.5 इट विल कम अराउंड 74.5 74.5 से जब गुना करेंगे तो वी गेट 0.099 ग्राम, राइट। तो हम लोग स्टोइकियोमेट्री से बनाया, अब हम लोग इसको POAC से बना लेते हैं। POAC से अप्लाई POAC, देखिए POAC कैसे करेंगे, KClO3 KCl प्लस O2, नो बैलेंस इक्वेशन, इसमें बैलेंस इक्वेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर POAC किस पर लगाएंगे, KCl का वेट निकालना है तो इस पर, क्योंकि कंजर्व कौन हो रहा है, K कंजर्व हो रहा है, तो अप्लाई POAC फॉर K एटम्स। तो ये कितना कैसे होगा, इसको कैसे कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हम K एटम के लिए लगाते हैं, तो इसमें कितना होगा 1 मोल ऑफ K एटम्स इन 1 मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ K atom in 1 mole of KCl, क्योंकि K कंजर्व हो रहा है इसलिए हम लोग POAC इस पर लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 into moles of KClO3 is equal to 1 into moles of KCl। इसको कह सकते हैं, हम लोग moles of KCl निकाल चुके हैं, moles of KClO3 कितना है, moles of KClO3 0.03, moles of KClO3 कितना है 0.033, तो वहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.0133 इंटू वेट ऑफ KCl बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 74.5, तो वेट ऑफ KCl कितना हो जाएगा 74.5 इंटू 0.0133 which finally answer is 0.99 ग्राम। तो ये था सवाल हमारा। अब चलते एक लास्ट सवाल देखते हैं यूडियोमेट्री पर। यूडियोमेट्री का सवाल है, ठीक स्टोइकियोमेट्री की तरह ही बनता है, बस उसको देखते हैं। यूडियोमेट्री कैलकुलेशन पे सवाल है, लास्ट प्रॉब्लम द डे, फिर वाइंड अप करेंगे। इस सवाल में बोला जा रहा है कि एक 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन है, 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन जो कि बर्न हुआ है कंप्लीटली 80 ml ऑफ O2 एट STP, ठीक है। द रिमेनिंग गैस ऑक्युपाइड 70 ml एट STP, जिसमें से 80 ml O2 कंबाइन करके अब जो आफ्टर रिएक्शन द रिमेनिंग गैस कितना है 70 ml एट STP, ये वॉल्यूम बन जाता है 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विथ QS सॉल्यूशन। QS सॉल्यूशन जब भी दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन का हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालने के लिए लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक इस तरह का जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, CXHY आपस में कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, और ये क्या देगा, हाइड्रोकार्बन आपस में ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर देता है। ठीक है, तो इसका हम लोग मोस्ट जनरल फॉर्म लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इसका CX प्लस HY कंबाइन करेगा तो ये कितना मोल देगा, CX प्लस X प्लस Y/4 मोल देगा ऑक्सीजन का, और इसका कितना मोल देगा, X देगा, और इसका कितना देगा, Y/4 देगा। जनरली वाटर का हम लोग बात नहीं करते क्योंकि वाटर का डेटा हमारे पास दिया नहीं है, इनसफिशिएंट डेटा है। तो इस पे कितना मोल कंबाइन कर रहा है, इसका 1 मोल कंबाइन कर रहा है इसके X प्लस Y/4 मोल से, और ये प्रोड्यूस कर रहा है X मोल ऑफ CO2 एंड प्रोड्यूस कर रहा है Y/4 मोल ऑफ H2O। यूडियोमेट्री में क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 1 वॉल्यूम है, ये X प्लस Y/4 वॉल्यूम है, इसको कर सकते हैं X वॉल्यूम, इसको Y/4 वॉल्यूम लिख सकते हैं। यह है हमारा यूडियोमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोजन वाज बर्न कंप्लीटली 80 ml ऑफ ऑक्सीजन, रिमेनिंग गैस ऑक्युपाइड 70 ml। तो हमारे पास गैस कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास गैस, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। तो इसका हमारे पास वेट कितना दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 70 ml। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस ऑक्युपाइड 70 ml है। मतलब आफ्टर रिएक्शन हमारे पास गैस जो बचता है वो ये बचता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होता है और वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि वो आफ्टर रिएक्शन हमारे पास रिमेनिंग गैस हमारे कंटेनर में 70 ml है, 70 ml। तो ये ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 70 ml हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिस वॉल्यूम बिकेम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH सॉल्यूशन। तो यानी कि 20 ml हमारा कहाँ चला गया, ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर लिया, इसको KOH ऑब्जर्व कर लिया, इसको KOH एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2 कितना है, कितना हो गया हमारे पास 50 ml, राइट। तो टोटल हम लोग ऑक्सीजन कितना लिए थे, 80 ml ऑफ ऑक्सीजन लिया गया था, जिसमें से अनरिएक्टेड इतना है, तो रिएक्टेड कितना है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेड कितना है, 80 - 50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 ml बचेगा, राइट। और हमारे पास ऑक्सीजन कितना कंबाइन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो हमारे पास, वॉल्यूम है इसका 20 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा इसमें, 20 ml है, 20 ml है। तब ना ये दोनों जोड़ करके हम लोगों को क्या देगा, 70 ml देगा, राइट। तो हम लोग डेटा में पुटअप करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या डेटा है, हमारे पास ये इक्वेशन है, CXHY गिव X प्लस Y/4 O2 गिव XCO2 प्लस Y/4 H2O। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ये मैंने बैलेंस किया है X और Y के फॉर्म में, आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हो और लॉजिकली भी सोचो तो ये सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को किसी भी जनरल फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को इस तरह से बैलेंस किया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये कितना ml है, 10 ml इसके साथ कंबाइन कर रहा है, इसके साथ रिएक्टेड कितना है, 30 ml है, ये प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 20 ml प्रोड्यूस कर रहा है, इसका डेटा हम लोगों को मालूम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि X प्लस Y/4 30 के बराबर होगा और X जो होगा हमारा 20 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो ये डेटा हम यहाँ पर पुटअप करते हैं, X के यहाँ पर 20 रखते हैं प्लस Y/4 रखते हैं इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास क्या आता है, तो Y/4 इज इक्वल टू 30 - 20 करेंगे तो ये हमारे पास 10 आएगा, Y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 40 और X हमारे पास 20। तो X इज इक्वल टू 20 और Y इज इक्वल टू 40।
तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना हो जाएगा, CxHy। इसको सॉल्व करेंगे तो CX कितना, C20H40। इसमें से 10 को कॉमन ले लें या 10 को डिवाइड कर दें इससे, तो C2H4 is the formula. So hope you enjoyed this session. Thank you so much for watching, and please do comments and like and subscribe my channel. Thank you very much. For offline coaching, please contact my number. I am from Bhagalpur, so anyone from Bhagalpur area who wanted coaching for complete syllabus for Bihar board, CBSE, ICSE as well as for JEE main and NET, ठीक है, after JEE main I will make you prepare for advance as well. Thank you so much for watching.